Capital budgeting is the process of making investment decision in long term asset और course of action. मीन्स नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओल्ड मशीनरी की जगह नई मशीनरी रिप्लेस कर रहे हो, जो पैसे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हैं उस डिसीजन को हम क्या कहेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब नाम ही है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो बात किसकी करेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एसेट परचेज करने वाले एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है? इरिवर्सेबल डिसीजन होता है। सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का डिसाइड कर दिया या फिर कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करने का डिसाइड कर दिया, तो वो इरिवर्सेबल डिसीजन होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप अभी करते हो तुरंत आपको आउटपुट नहीं मिलता, उसका रिटर्न आपको कब मिलता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बराबर? मीन्स मशीनरी परचेज की, फिक्स असेट परचेज किया, ये सारे क्या हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन। कैपिटल बजटिंग इज द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द बेनिफिट विच इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। बट आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, उसके बदले में आपका कुछ कैलकुलेशन होगा कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो क्या हो गया? फ्यूचर कैश इनफ्लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मीन्स आपको ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लोगे? आपको फ्यूचर में जो उसके रिटर्न मिलने वाला है, तो वो रिटर्न ऐसे देखने जाओगे तो आपको प्रॉफिटेबल ही लगेगा, बट वो रिटर्न को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके चेक करोगे कि भाई वो बेनिफिशियल है या नहीं है। द मैनेजर हैज टू चूज अ प्रोजेक्ट विच गिव्स अ रेट ऑफ रिटर्न विच इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पैसे तो कहीं से लाए होंगे ना, उसके ऊपर आप कुछ रिटर्न पे करते होंगे, उसे आप क्या कहते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके पहले का चैप्टर। तो अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी प्लस में आएगी, तो आपको वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। बराबर? The benefit are expected cash inflow from the project which are discounted against the standard generally the cost of capital। चलो इस डिसीजन का इम्पोर्टेंस। पहला, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस ने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। सपोज टाटा ग्रुप की बात करेंगे तो टाटा ग्रुप ने बहुत बड़े 2 एक्विजिशन किए थे, जिसमें एक एक्विजिशन के लिए उनको बहुत वाहवाही मिली थी, बिकॉज आफ्टर दैट एक्विजिशन टाटा विल बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, एंड दैट एक्विजिशन इज कोरस करके एक कंपनी जो यूके में और आई थिंक आयरलैंड में है, उसको एक्वायर्ड किया था। और दूसरा, उसने कुछ ज़्यादा प्रीमियम पे करके JLR को एक्वायर्ड किया था टाटा मोटर्स ने। अब दोनों में से JLR के लिए सबने बोला कि ये आपका रॉन्ग डिसीजन है, इतना ज़्यादा प्रीमियम क्यों दिया एक ब्रांड के लिए, और कोरस के लिए तब सबने उसको शाबाशी दी थी। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जो एक डिसीजन था JLR वाला, वो टाटा मोटर्स का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस का पार्ट हो गया। और जबकि कोरस का क्या हुआ, वहाँ पे यूके के अंदर जो पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग वो सब बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यूनियन भी बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से, और वहाँ पे जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है ना, आप स्टील प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोयला जलाना पड़ेगा जो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, तो वहाँ पे उसके लिए भी उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली टैक्स और वो सब भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक डिसीज़न ख़राब निकला और एक अच्छा निकला।
तो यहाँ पे बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की इम्पैक्ट यहाँ पे होगी. A long-term vision is necessary because wrong decision may severely impact the survival of the firm, which may influence the capital budgeting in long term. Not only this, but it also impact the company's future cost and growth. In long run, capital spending has a significant impact on the business profitability. If the expenditure incurred after preparing a budget appropriately, there are certain chance of increase in the profitability of the organization. Means proper calculation करके invest किया है तो it may be possible वो business का profit भी बढ़ा देगा. Second is huge investment. ये कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है. टाटा मोटर्स का टाटा नैनो का जो प्लांट एस्टेब्लिश करना था वो सबसे पहले कहाँ वेस्ट बंगाल में हुआ था, बट वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस नहीं था और यूनियन और वो सारे प्रॉब्लम्स थे. तो बाद में एक बार डिसीजन लेने के बाद उसका शिफ्टिंग का खर्चा गुजरात में साणंद में बहुत आ गया था. तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट हो जाता है. तो ये जो डिसीजन है ना उसको रिवर्सेबल नहीं है. अब टाटा ग्रुप था, उसके पास इनफ पैसे थे तो वो सर्वाइव कर किया है, उसने पूरा प्लांट शिफ्ट कर दिया. बट अगर कोई छोटी कंपनी है उसने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया बराबर, तो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी ना. तो थर्ड पॉइंट वही कह रहा है, डिसीजन कैन नॉट बी अनडन. मीन्स उसको रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया बराबर. तो अब उसको रिवर्स करने जाओगे ना तो भी आपको बहुत सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा. एक्सपेंडिचर कंट्रोल. कैपिटल बजटिंग रिक्वायर मोर अटेंशन टू द एक्सपेंडिचर एंड डू R&D एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नीडेड. A good project turn into bad if the expense were not done in controlled manner. अगर कोई अच्छी चीज़ है आप कर रहे हो बट आपने कंट्रोल्ड मैनर में नहीं की तो क्या होगा, वो आपके लिए फैटल होगा. लाइकवाइज बहुत सारी कंपनीज है जिसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बट ऐसी कंपनीज है जो हाई पीई पे है, बिजनेस भी अच्छा है, ग्रो भी कर रहा है, बट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ दी हाई पीई. बिकॉज अगर वहाँ पे कुछ भी गलत हो गया तो वहाँ पे बहुत सारा लॉस हो सकता है. फॉर एग्जांपल डीमार्ट जब नियर 6,000 रुपीज़ के रेट पे था, अभी 3500 पे है. तो अब सबने मुझे बताया था कि भाई डीमार्ट तो लेना चाहिए, बराबर कब से बता रहे थे कि ले लिया होता तो अच्छा होता, बट मैंने नहीं लिया था. बट अभी लास्ट टाइम पे नंबर आए उसके तो उसका सेल्स ग्रोथ तो दिखा, बट ड्यू टू सीवियर कंपटीशन क्या हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं मिला. अब 7% प्रॉफिट उसने ईयर ऑन ईयर ग्रो किया, तो अगर 7% ग्रो के लिए मैं 100 का पी तो नहीं दूंगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा है. और डीमार्ट का जो ओनर है वो अच्छा है, एग्रेसिव नहीं है कि भाई लोन लेके भी मैं बहुत सारे स्टोर ओपन कर दूंगा और बिजनेस बढ़ाऊंगा. वो बोल रहा है कि भाई मैं स्लोली ग्रो करूंगा बट एक्स्ट्रा ओवरबर्डन. तो पैसे डूबने वाले नहीं है इस कंपनी में बिकॉज उसका तो डेप्ट ही नहीं है, कुछ डेप्ट ही नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं चुकाना बराबर. तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर पे मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो अच्छी चीज़ भी अगर मुझे महंगे में मिली तो भी मैं मेरा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाऊँगा. इंफॉर्मेशन फ्लो. द इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मियरली एन आइडिया. Whether it is accepted or rejected depend upon the various level of authority and circumstances. तो ये एक आइडिया है शार्क टैंक का. अब उस आइडिया में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो शार्क को डिसाइड करना है. वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर so they can make a better decision for the growth.
चलो यहाँ पे आप शार्क टैंक देखते होंगे तो उन्होंने कितनी ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है जिसका अभी तक सेल्स 0 है, फिर भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, बिकॉज वहाँ पे उनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई दे रहा है। बराबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आपका प्रोजेक्शन क्या है, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी दिख रही है कि नहीं। तो उसी तरह से कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले आपको क्या देखना है, आपके पास कौन किसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कितने बिजनेस ऐसे होते हैं जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है बट इन फ्यूचर दे कैन जनरेट अ वाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो कोर कंसेप्ट में यूनिट 1 में हमने सीखा था गोल क्या है बिजनेस का, मेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। वो कैसे बढ़ेगी, जब शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ेगी। मार्केट प्राइस कब बढ़ेगी, जब सब लोगों को उस शेयर के अंदर वैल्यू दिखाई देगी कि अभी अभी तो सस्ता है ये और प्राइस बढ़ने वाली है, तो सब लोग डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा और उसका प्राइस अप जाएगा। मोटिवेट द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन सर्टन प्रोजेक्ट इन अ प्लान मैनर, द शेयर होल्डर विल शो देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. This will help to maximize the growth of the organization. Any expansion of the organization is further related to the growth, sales, profitability. But कोई धंधा है हैफाजार्ड मैनर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेपी एसोसिएट्स जिसने नर्मदा डैम बनाया है, बहुत बड़ी कंपनी थी, एक टाइम पे 700 रुपीज़ के रेट पे भी सब लोग बोलते थे आन तो लेवायज। अभी 20 में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ, जब टाइम अच्छा था तब तो उसको लगा कि प्रॉफिट भी बहुत आ रहा है, धंधा भी अच्छा है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं, बट गवर्नमेंट में से पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा, उसने एक्सपांसन कर दिया है, अब इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन में उस कंपनी की हालत ख़राब हो गई। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क है तो अनसर्टेनिटी भी है। बराबर। आप रिस्क ले रहे हो तभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बट यू नीड टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। जो रिस्क ले रहे हो उसके पीछे आपका कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। बराबर। मैंने एक बुक भेजी थी, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज टू मच। मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा कि अगर हेड आया तो मैं जीतूँगा, पर अगर टेल आया तो मुझे कुछ खोना नहीं है, ऐसे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ सर्टन प्रोजेक्ट, expect a certain return in the permanent commitment of the fund. More risk involved because of permanent commitment of fund. Capital budgeting decision is surrounded by a great number of uncertainty. Whether the investment is in present or future, longer period of the project, more the risk uncertainty involved. The estimate about the cost, revenue, profit may depend upon the time. तो टाइम पीरियड भी कंसीडर करेंगे, बिजनेस में रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी कितना है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या होगा, ये सारी बातें उसके अंदर कंसीडर करेंगे। Compliance of investment decision. The investment decision in long-term proposal is quite tedious and involve a lot of complexity. Compliance in nature, कॉम्प्लिकेसी इन नेचर मीन्स वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। बराबर। बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करना होता है। वाइल परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेसी ऑफ द कंसर्न प्रोजेक्ट। और लास्ट इज नेशनल इम्पोर्टेंस। इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफर्स अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नई जॉब क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, विच इंक्रीज पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपल। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनका स्पेंडिंग बढ़ेगा, जिससे कंट्री ग्रो करेगी। दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट।
तो ये सारे क्या हो गए, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कितने टाइप के कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं? तो देर आर मेनी वे टू क्लासीफाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जनरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर क्लासिफाइड इन टू वेज। वन वे is to classify them on the basis of firm's existence. Another way is to classify them on the basis of decision situation. चलो फॉर्म एग्जिस्टेंस के मुताबिक क्या है वो? तो द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकन बाय बोथ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फर्म एज वेल एज एग्जिस्टिंग फर्म. The new firm may require decision making in respect of selecting a plant to be installed, whereas existing firm may take a decision to meet the requirement of new environment or face the challenges of the competition. मीन्स यहाँ पे दो बिजनेस है, एक नया बिजनेस जो शुरू हो रहा है तो वो कौन सी नई एसेट खरीदेगा वो डिसीजन ले गया, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो क्या सोचेगा कि भाई कंपटीशन को में सर्वाइव करने के लिए मैं कौन सी नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करूं और पुरानी टेक्नोलॉजी से दूर हो जाऊं. मीन्स वो रिप्लेसमेंट का डिसीजन होगा. बराबर. चलो पहला आया रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन. तो द रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन एम टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट. मीन्स हमें हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ानी है और कॉस्ट रिड्यूस करनी है. अभी आप देखोगे कि टू व्हीलर है तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कौन लेके आता है? जो पूरे दिन में 10 किलोमीटर भी नहीं घूमता वो ईवी लेके आता है और बोलता है कि भाई हमारा तो पेट्रोल में खर्चो बची गयो. एक्चुअली वो बाय किसको करना चाहिए? जोमेटो वाले को, स्विगी वाले को, रैपिडो वाले को, उनको बाय करना चाहिए जो एक दिन का 50, 60, 70 किलोमीटर घूम रहे हैं. उन्हें बाय करना चाहिए, उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव है. जो ऑलरेडी एक्टिवा चला रहा है वो एक्टिवा बेच के वो लेके आएगा तो एक्चुअली वो सिर्फ खर्चा ही करेगा, बिकॉज वो ज़्यादा घूमने वाला ही नहीं है, घर से बाहर ही जाता है. ऐसे उसको लगेगा कि उसके पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं, बट एक्चुअली में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसके सामने उसका रिटर्न कुछ भी नहीं है. तो ये एक सोचने वाली बात है. तो जनरली ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर रिप्लेसमेंट आइदर बिकॉज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर और बिकॉज इट हैज़ बिकम द टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड. दो रीज़न होते हैं, या तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई या फिर वो टेक्नोलॉजी से आउटडेटेड हो गए. मेरे पापा के पास ल्यूना थी 1987 का मॉडल. तो वो मेरे पापा ने जब वो ल्यूना बेच के वो स्कूटी परचेस किया था, उसके बाद तो स्कूटी बेच के एक्टिवा भी लेके आए. अभी और कोई जुपिटर है, 3-4 व्हीकल बदल दिए, बट वो ल्यूना एक अंकल को बेची थी. वो अंकल कैसे, थोड़े नाटे थे, थोड़े मोटे थे, बट वो स्टिल उस ल्यूना को ऑपरेट करते हैं. हाँ, पता नहीं कैसे चलाते हैं बट ऑपरेट करते हैं. 1987 का मॉडल मीन्स उसकी इकोनॉमिक लाइफ तो कब की ख़त्म हो गई. हाँ, बट फिर भी वो यूज़ कर, या फिर वो टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड हो जाता है. द फॉर्मर डिसीजन इज नॉन एज रिप्लेसमेंट डिसीजन एंड लेटर इज मॉडर्नाइजेशन डिसीजन. अगर इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो गई है तो आपको दूसरी मशीनरी चाहिए ही, तो वो रिप्लेसमेंट डिसीजन हुआ. बट सपोज अब उस एरा में बॉर्न हुए थे जब क्या हुआ था, पहली बार मोबाइल और उसके साथ साथ पेजर का इन्वेंशन हुआ था. पेजर पता है? हाँ. तो बहुत सारे लोगों ने पेजर परचेस किया था, बट वो 6 या 8 महीने में ही आउटडेटेड हो गया, बिकॉज मोबाइल ही इतने सस्ते हो गए कि पेजर का काम ही नहीं रहा. बाकी पेजर सिर्फ आपको इन्फॉर्म करता था कि ये नंबर से आपको मैसेज आए हैं, या फिर आपको छोटा मैसेज हो तो वो उसके अंदर आप पढ़ सकते थे. उसके बाद सेकंड इज एक्सपांशन डिसीजन.
Existing successful firm may expenditure growth in demand to their product line. If such firm experiences shortage or delay in the delivery of their product due to inadequate production facility, they may consider propose add capacity to existing product line. एक टाइम था ज़्यादातर इंडिया में जो टायर इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पे थी? साउथ में, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रबर. बट साउथ में ही रबर अवेलेबल था, नॉर्थ में और बाकी जगह प्रॉपर वैसे रबर अवेलेबल नहीं था. और एक बार टायर बनाने के बाद उसका सप्लाई करना और वो सब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. अब जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट सब रेल सब डेवलप हो गए तो उनको रबर सब जगह पे अवेलेबल हो गया. तो जहाँ पे भी सस्ती जगह मिली, वडोदरा में हालोल साइड सीएट भी आ गया, एमआरएफ भी आ गया, अपोलो भी आ गया, सब लोग ने अपने प्लांट वहाँ से एस्टैब्लिश कर दिए. जिससे क्या हुआ, एक बार सप्लाई मिल के वो सब जगह पे, तो एक्सपांसन के बारे में सोचते हैं. बराबर, अगर कोई एक जगह से वो सब कुछ सप्लाई नहीं कर पाता है तो वो अलग अलग जगह पे पोताना बिजनेस एक्सपांड करेगा. टायर इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे पसंद है, नहीं बीकेटी टायर्स, बालकृष्ण टायर्स. अब उसका नाम भी नहीं सुना होगा बिकॉज उसका जो कंट्रोल है ना वो क्या है, वो इंडिया में टायर बनाती है कंपनी और ज़्यादातर टायर यूके यूएस और वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है. और वो ज़्यादातर ट्रैक्टर और हैवी टायर्स ही बनाते हैं. अब गेस करो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? कौन सा? सनी देओल. देखना बीकेटी टायर्स तो वो है. तो एक टाइम पे उसने ये जो गैप था उसका बेनिफिट लेके वहाँ पे अपना मार्केट जमा के बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर दिया. वॉट एवर इट इज मीन्स एक्सपांशन डिसीजन लेगी कंपनी. उसके बाद थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन. दिस डिसीजन रिक्वायर evaluation of the proposal of diversify into a new product line, new market, etc. for reducing the risk of failure by dealing in different product. चलो एक बिजनेस है वो एक जगह पे डील नहीं करता, बहुत सारी जगह पे डील करता है. फॉर एग्जाम्पल पीरामल एंटरप्राइज. हाँ, पीरामल एंटरप्राइज का बेसिक वर्ड क्या था? शिवम. बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में डीलिंग कर रहे थे और उनका बिजनेस वहाँ पे भी था. बट वहाँ पे देखा कि वहाँ पे उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है और वहाँ पे उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा. बट उन्हें देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? फाइनेंस. तो उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस को वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई कर दिया. बराबर. तो पीरामल फाइनेंस करके, पीरामल ग्रुप कौन है पता है? ये सोनम कपूर की. हाँ वही ना, सोनम कपूर के हस्बैंड है वो. सोनम कपूर के नहीं, ये वो मुझे नहीं पता. बाकी ये मुकेश अंबानी का लड़का है ना. हाँ ना, लड़का नहीं लड़की है ना. हाँ वो उसके हस्बैंड का ना, वो पीरामल का बेटा था. तो ये डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन. बराबर. रेडियो पे भी एक ऐड आती है कि बागबान हमें क्या सिखाता है? फ्यूचर प्लानिंग. और हाँ, और दूसरा कौन है, कौन सा मूवी का नाम? खोसला का घोसला क्या सिखाता है? डाइवर्सिफाई को इन्वेस्टमेंट. ये कौन सी पिक्चर नहीं देखी आपने? एक बार देखना. हाँ नहीं हिंदी मूवी है खोसला का घोसला. खोसला और घोसला दोनों में से कोई गुजराती नहीं है. खोसला पंजाबी है, बल्ले बल्ले. अच्छा. तो वो मूवी एक बार देखना. क्लासिक एक्टिंग पे अनुपम खेर है, विनय पाठक है. अरे चलो, सेकेंड इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन. द एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन अकर व्हेन प्रपोजल आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर. मेरे पास पैसे हैं बट ऐसा नहीं है कि मैं इसमें डालूंगा या उसमें डालूंगा. पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है. हाँ बहुत है. तो मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. द फर्म में एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिटर्न ऑन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे दो मेथड आएगी. एक ARR मेथड, दैट इज
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड और दूसरी IRR मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या कंसीडर करेगी? अकाउंटिंग प्रॉफिट। और IRR टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करेगी। अगर हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। कंटीजेंट डिसीजन। द कंटीजेंट डिसीजन आर मेड व्हेन प्रपोजल आर डिपेंडेबल प्रपोजल। The investment in one proposal require investment in one or more other proposal. For example, if company accept a proposal to set up a factory in remote area, it will have to invest in infrastructure like building of roads, house for employees, etc. Means अगर दूर एरिया में आपको फैक्ट्री की ज़मीन सस्ती मिल रही है, बट आपको वहाँ तक गुड्स पहुँचाने के लिए और हमारा जो फिनिश गुड्स है वो सप्लाई करने के लिए बाकी सारी चीज़ें भी एस्टेब्लिश करनी होगी, तभी आपको, तो वो क्या हुआ? कंटीजेंट डिसीजन हुआ। अब नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग की जो मेथड्स है ना वो सम्स है, तो वो मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ।